आज पॉडकास्ट के अंदर हम चर्चा करेंगे भारत के बदलते स्वरूप पे। हम इंडिक स्टडीज़ पे चर्चा करेंगे, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इंडिजिनस बॉडी ऑफ नॉलेज हो। आजकल जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ रही है, तो हम सभी ये जानना चाहते हैं। मैं कई बार जैसे रेडिट वगैरह पे यदि आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोग रिकमेंडेशन मांगते हैं कि प्लीज़ रिकमेंड सम बुक्स, प्लीज़ सजेस्ट सम बुक्स, जिसमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में एक निष्पक्ष रूप से पोर्ट्रे किया गया हो। तो इसी भाव को लेते हुए हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने इतिहास को भी जान सकते हैं और कैसे हम अपने भविष्य को भी स्वर्णिम बना सकते हैं। पहली बार आपका मैंने सौभाग्य था आपका एक लेक्चर अटेंड किया। आपके लेक्चर में आपने जिक्र किया था जो आउटस्टैंडिंग फैक्ट, जो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि एक सिंगुलर मनुस्मृति नहीं थी, मात्र एक मनुस्मृति का टेक्स्ट नहीं था, कई मनुस्मृतियाँ थी। यदि मैं सही स्मरण कर पा रही हूँ, आपने कहा था 21 मनुस्मृतियाँ थी और उनमें से एक टेक्स्ट का चयन किया गया अंग्रेज़ों द्वारा और उसे अधिकृत टेक्स्ट का दर्जा दे दिया गया। तो सर, मैं चाहूँगी आप उसी की थोड़ी सी यदि हमें बताएं। वैसे तो आप ज्ञान का भंडार हैं कि ये क्या गतिविधियाँ रहीं। नियति, थैंक्स फॉर दिस इनविटेशन। हकीकत ये है कि भारत में जो कागज़ के आने के पहले की टेक्नोलॉजी होती थी और भारत की जो सभ्यताएं रही हैं, जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रहा है, आबादी इसकी जितनी बड़ी थी, अपने समय के हिसाब से आबादी में परिवर्तन होते गए हैं, भौगोलिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं, बट कल्चरल सांस्कृतिक तौर पे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है कि पर्शियन बॉर्डर से लेके, जो आज जिसे हम ईरान कहते हैं, आज का पूरा अफ़गानिस्तान हो गया, बॉर्डरिंग जिसे आज हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, आज का पाकिस्तान हो गया, आज का बांग्लादेश हो गया, ये सारे, और जो आज का भारत है, ये सारे वो भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र भारत के हिस्सा होते थे और शताब्दियों से रहे हैं, जिसे ब्रॉडली ग्रीक्स ने इंडिया नाम दिया था, क्योंकि सिंधु वो स नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, तो इंडिक इंडिया कहते थे। और जो अरब थे वो स नहीं प्रोनाउंस कर सकते थे सिंधु, तो वो ह कहते थे, हिंदू, हफ्ता, हिंदावी, अल हिंदावी। तो ऐसे ये जो दो नाम हैं दिए हुए, ये दोनों विदेशियों के हैं जो भारत के हिस्सा नहीं थे। जो भारत का अपना नाम है, भारत है। यहाँ से एक इंट्रोडक्टरी बैकड्रॉप जो बताना चाहूँगा, इसमें अगर सबसे पुरानी जो अपनी किताब है जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसी के केवल उस ऋग्वेद के 21 वर्जन हैं पतंजलि के महाभाष्य के हिसाब से, लेकिन हमारे पास केवल 5 ऋग्वेद बचे हुए हैं। उसमें भी 2 फुल में हैं और 3 टुकड़ों में है। दारा शुकोह के भी टाइम में यही इतना ही नंबर एग्जिस्ट करता था। दारा शुकोह उपनिषद ट्रांसलेट करवा रहे थे अरबिक पर्शियन में, हाँ जी, और नहीं पूरा हो पाया था। तो ये जो ऋग्वेद का अकेले जब 5 वर्जन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्मृति है, ध्यान रखिएगा, वो एक व्यक्ति की स्मृति है। हम नहीं जानते हैं कि वो मनु कौन थे, हम नहीं जानते हैं कि वो शुक्र कौन थे। उनकी जो स्मृतियां हैं, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्योंकि कागज़ नहीं था, प्रिजर्वेशंस नहीं थे, पेड़ों के छाल पे, पत्तों पे, जानवरों के छाल पे, पत्थरों के ऊपर में खुदाई, इस तरीके से लिखा जाता था, जो बहुत मेहनत का काम होता था। कागज़ भारत में आया है इस्लाम के साथ, चाइना से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते हुए भारत में आया। तो लिखने के तरीके यानी प्रोज आ गया। पहले इसीलिए पोएट्री होती थी, चौपाई 4, छंद 6 का स्टैंजा होता था, तो वो पोएटिक होते थे। लिखने के तरीके में फ़र्क था क्योंकि कागज़ नहीं था। तो कागज़ आने के बाद लिखने के भी तरीके में फ़र्क आया, ये प्रोज हुआ, इतिहास लिखा गया। पहले ये कागज़ के एब्सेंस में संभव नहीं था बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत मुश्किल काम था।
आज के हिसाब से हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसकी शुरू करेंगे, उस पे काम करना, पढ़ना, उसकी टेक्नोलॉजी जानना। अब जैसे कि ये जो पत्ते होते थे, उसको 5 बार, 6 बार, 3 बार उबाला जाता था, सुखाया जाता था, ताकि उसका जो हरापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें कीड़े लगते थे। तो ये स्मृति जिसकी बात कर रहे हैं, उसको बताने के पहले ये भूमिका जानना, वो परिस्थिति जानना, कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इतनी वो कठिन परिस्थितियों में भारत के मनीषियों ने, वो फिलोसफर्स ने, सेज ने लिखा होगा। रबर नहीं होते थे, पेंसिल नहीं होता था, आप उस पे लोहे के 6 इंच के कलम से खुदाई करते थे। उस पे गलत अगर आ गया तो या तो आप उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, फिर से बहुत मेहनत का काम है। तो यू हैव टू हैव ए प्रिसाइज conception in your mind, precise formulation like mathematical formulations, and then you write it down, because those were very strong labor intensive जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उस ज़माने में लिखने के अलावा। तो आप समझिए कि वो तो एक व्यक्ति की स्मृति है, वो स्मृति है, यानी कि मेमोरी। अब हो सकता है कि वो श्रुति के बदौलत आया हो। आपने सुना 2 तरीके से, तो श्रुति, हमने अपने बच्चे को सुनाया, गांव में अपने स्टूडेंट्स को सुनाया, उन्होंने सुनाया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, श्रुति। फिर हमने अपने दादा से सुना, हमारे दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, हम उसको स्मृति कहते हैं। फिर हमने उसको लिखा। तो एक व्यक्ति के स्मृति पे ऐसे 18 स्मृतियाँ मानी जाती हैं। ये और कितनी होंगी, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, अभी जो एक्सेप्टेबल है 108 हैं, 106 हैं। और ये केवल भारत के प्री इस्लामिक लिटरेचर के साथ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि कुरान भी 4 या 6 तरह के माने जाते हैं। जो आज का कुरान है वो तो 1924 में स्टैंडर्डाइज या एक्सेप्टेबल हुआ था। कैलिफट के ख़त्म होने के बाद कायरो में उसकी मीटिंग हुई थी। तो या प्रॉफिट साहब ने कुरान तो नहीं लिखा, उसी तरीके से क्राइस्ट ने कभी बाइबिल नहीं लिखा। इन लोगों के नाम पे दूसरे ने, यानी कि स्टेट ने, राजशाही ने, कैलिफेसी ने उसको कंपाइल किया उनके नाम पे। जैसे कबीर के नाम पे कंपाइल किया गया है। तुलसी जी ने जो लिखा है, तुलसीदास जी ने, वो मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी है कि उन्होंने लिखा है। 12 किताबें तुलसीदास जी ने लिखी थी, रामचरितमानस पढ़ी हुई और भी किताबें। लेकिन कबीर के या और इस तरह के लोग हैं, तिरुवल्लुवर साहब हो गए, इन लोगों के अपने लिखे हुए नहीं है। तो ये पुरानी एक भारत की संस्कृति में, इतिहास में, और बहुत सारे ऐसी सभ्यताएं थीं जिसमें इस तरीके से स्मृतियाँ चलती थीं, श्रुतियाँ चलती थीं, और बाद में कंपाइल किया गया था। वो छोड़ दीजिए, बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम में नहीं लिखा कुछ, उनके गुजरने के बहुत सालों बाद, दशकों बाद उनके नाम पे कंपाइल किया गया। और सबसे पहला लाइन ये मिलता है उसमें कि ऐसा मैंने सुना था, श्रुति, सुना था। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको मिलेगा। तो ये पुरानी परंपरा, इसलिए अगर ब्रिटिश ने मनुस्मृति के नाम पे जो हमारे बारे में भारत की एक इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, या उस मनुस्मृति के अलावा जो ब्रिटिश ने हमारे इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, वो बेसिकली भारत के इतिहास को जानबूझ के डिकंस्ट्रक्ट किया है, उसको तोड़ा मरोड़ा, और फिर पूरे यूरोप में और भारत के सभ्यता के सामने, जो वर्तमान पीढ़ी थी उसके, उन जमाने की कॉलोनियल टाइम्स की, उसके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें
मार्क्स लिख रहा है 1853-57 के पीरियड में, जो डेली न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून्स में वो लिखता था, उसमें हम भारतीयों को सेमी बारबेरिक, सेमी सिविलाइज्ड कह रहा है। इंग्लिश के जो वर्ड हैं उस अखबार के, उसके थे सेमी बारबेरिक, सेमी सिविलाइज्ड, ये कह रहा। तो इस तरीके से इतिहास को डिकंस्ट्रक्ट किया, भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के कहने पे, जो आज एकेडमिया के अंदर डिस्कोर्स होता है, जो जिस तरीके से मनुस्मृति को के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिस मनुस्मृति को अंबेडकर जी ने जलाया था 1920 के ये में, तो ये अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं उससे, अगर हम कैपिटल न पढ़ें, पूंजी, अगर हम ऋग्वेद न पढ़ें, अगर हम कुरान न पढ़ें, अगर हम मनुस्मृति न पढ़ें या और सारी स्मृतियां न पढ़ें, अगर हम शुक्र नीति न पढ़ें, तो हम अपने बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान में जो जनता है भारत की, उसको हम कैसे अपने इतनी महान, इतनी गौरवशाली इतिहास के बारे में बता सकेंगे। मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पैराग्राफ केवल उन्होंने जो लिखा है जेंडर के ऊपर, महिलाओं के ऊपर में या दलितों के ऊपर में, आप उस एक पैराग्राफ एक आदमी की कोई स्मृति के ऊपर में, वो भी कितना सही है कितना गलत है, एक इमेजिनरी फॉल्सहुड क्रिएट करके और पूरे सब्सिक्वेंट जनरेशंस को वंचित कर रहे हो बाकी ज्ञान से। उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसमें स्टेट क्राफ्ट है, उसी मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति के नाम पे वंचित किया जा रहा है। ये माइंडसेट अपने आप में कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये मुझे बहुत स्वीकार्य नहीं लगता है कि ये माइंडसेट। इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन ओपन टू न्यू आइडियाज़, ऑलवेज बिन ओपन टू न्यू आइडियाज़। तभी हम महान थे, तभी हम विश्वगुरु थे। यूनिवर्सल एजुकेशन होता था यहाँ, हर घर से 5 साल के ऊपर में एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता था, गांव के स्कूल में 4 चीज़ें एलिमेंट्री पढ़ाई जाती थी। मैथमेटिक्स था, स्क्रिप्ट था, भाषा थी और मोरालिटी थी। माइथोलॉजी के माध्यम से, पंचतंत्र के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से बच्चों के अंदर मोरालिटी सिखाई जाती थी। बचपन से ट्रेनिंग होती थी 5 साल की उम्र से। वो मोरालिटी एक भारतीयों के अंदर में था और विभिन्न भारत के अलग अलग कोनों में ये कॉमनैलिटी थी, ये 4 चीज़ें। फिर हायर एजुकेशन था, उसमें स्पेशलाइजेशन था। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पास करके गए तो फिर रिसर्चर्स हुए, आर्यभट्ट हुए, आप बराहमिहिर हुए। तो ऐसे ऐसे ये परंपरा थी भारत की। तो सर, जैसा आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल एजुकेशन था, सभी को अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का, लेकिन लोग कई बार मनुस्मृति को ही रेफरेंस बना के जो पिक्चर कंस्ट्रक्ट की जाती है कि समाज के ऐसे समूह था समाज के अंदर जिसको कि महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित किया गया, तो इसमें तथ्य कितना है? नहीं, गलत तथ्य है। ये जानबूझ के ब्रिटिश ने तोड़ मरोड़ के पेश किया था, उन्हें जबकि सारा पता था। इसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के छुपाया, क्योंकि एक एलियन आउटसाइडर रूलिंग क्लास यहाँ था, हमें कॉलोनाइज किया था। अगर हमारे ऊपर उनको शासन करना था तो जो हमारे विकसित माइंड थे उसको कंट्रोल करना था। तभी वो, और हमारे इतिहास को जब तक वो नीचा नहीं कहते, हमें डीमोरलाइज नहीं करते, तब तक वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। तो हमारे ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने हमारे इतिहास को और हमें डीमोरलाइज करके हमारे वो जो स्ट्रेंथ था, मोरालिटी थी, उसको तोड़ने की कोशिश की। तो ये गलत तथ्य है जी। पहला बता दूं कि ब्रिटिश ने जो खुद सर्वे किया था, और 3 मेजर सर्वे हुए थे, 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स के हुए थे जो उनके प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, और बाद में 1855-56 के आसपास में पंजाब का किया था। उन्हीं के सर्वे में ये यूनिवर्सल एजुकेशन आता है
यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चा, हर परिवार से गांव के अंदर में स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। वो स्कूल पेड़ के नीचे हो सकता था, वो स्कूल मंदिर मस्जिद में हो सकता था, वो स्कूल नदी समुद्र के किनारे हो सकता था, वो स्कूल सुबह से शाम तक चलता था। कोई टीचर्स उसमें सरकारी वो नहीं था, ध्यान रखिएगा। जैसे आज का सरकारी स्कूल होता है, उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें प्रमोशन मिलता है, जी। उस तरह का कुछ भी नहीं था। कोई भी बंदा टीचर हो सकता था, और जो टीचर होता था, जो पढ़ाता था, उससे ब्राह्मण कहा जाता था, उससे ब्राह्मण कहा तो जाता वो था। शिक्षक को संबोधित करने के हाँ, लिए ब्राह्मण कहा जाता था। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ जाते थे, यूनिवर्सिटी सिस्टम में, नालंदा में गए, तक्षशिला गए, जी। उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे आज हम रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं ना, जी। तो उन्हें वो ब्राह्मण कहा जाता था। जो जी। एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएट पीएचडी कर रहे हैं, हम स्कॉलर्स कहते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म के ज्ञान की खोज में, यूनिवर्सल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल नॉलेज। तो कोई भी गांव के स्कूल में टीचर हो सकता था, वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता था। इसलिए जब सर्वे हुआ ब्रिटिश के ही द्वारा, तो उसमें ये देखा गया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सो कॉल्ड जातियों के लोग, यानी प्रोफेशंस के लोग जा रहे हैं। उसमें लड़कियां हैं, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जी। और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं। गांव में जिस प्रोफेशन का जितनी बहुलता थी, उसके लोग उस हिसाब से उनके बच्चे जाते थे। यह एक तरीके का कह लीजिए कंपल्सरी था, फ्री, यूनिवर्सल, सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी, क्योंकि वो एक उस जमाने की मोरालिटी होती थी। टीचर कोई हो सकता था, कोई भी व्यक्ति टीचर हो सकता था। ये अगर मेरी आप किताब देखेंगे, पॉलिटिकल थॉट इन इंडिक सिविलाइजेशन, सोशल थॉट इन इंडिक सिविलाइजेशन, या मेरे आर्टिकल हैं प्री कॉलोनियल इंडिक एडुकेशन, जो जी। इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस सब में छपे हैं, जी। पब्लिशिंग सेज जर्नल्स के अंदर में, जी। तो उसमें आपको ये डिटेल्स आंकड़े मिल जाएंगे। जैसे चेन्नई के अंदर में, अगर जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसमें जाएंगे तो कुछ क्षेत्र में 54% पॉपुलेशन, जिसे आज हम ओबीसी या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चेन्नई एरिया में, जिसे मद्रास कहते थे, उस एरिया के कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे 74-75% बच्चे, जिसे हम शेड्यूल कास्ट या ओबीसी कहते हैं, वो बच्चे स्कूल जा रहे थे। जी। जो हमें हमारे स्कूल्स को, जो पारंपरिक स्कूल्स थे, उनको अगर डिस्ट्रॉय किया है, तो वो ब्रिटिश ने किया, कॉलोनियल रूल ने किया है। क्योंकि पहले क्या होता था, वो ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है, सुनने वालों के लिए, कि 5% से लेके 20% तक जो गांव के रेवेन्यू होते थे, वो 4 मुद्दों पे खर्च होते थे: एडुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, और इन केस ऑफ वाटर मैनेजमेंट या नेचुरल कैटास्ट्रॉफी। ये 4 मुद्दों पे वो रेवेन्यू खर्च होते थे। ब्रिटिश ने आने के बाद वो टोटल सक इन कर लिया, जो रेवेन्यू पैसे गांव के यूनिवर्सल ये प्रोसेस के लिए छोड़े जाते थे। तो सैलरी टीचर्स को नहीं मिलती थी, सरकारी स्कूल नहीं था, सरकारी टीचर्स नहीं थे, प्रमोशन नहीं था, ये वॉलंटरी था, स्वतः। जिन्हें शौक है, जिन्हें पैसन है, जिन्हें लगता है कि गांव के लिए कुछ करना है, यानी सोसाइटी इन्वॉल्व इसमें होती थी। तो ये कम्युनिटी बेस्ड एंडेवर हम कह सकते प्रिसाइजली, हैं। इट वाज ए एलिमेंट्री एडुकेशन, इवन हायर एडुकेशन, या आप ऐसे समझ लें, एडुकेशन इन इंडिया वाज कम्युनिटी बेस्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, एंड स्टेट का डिसेंट्रलाइज्ड। इंटरवेंशन नहीं, नो, जो राजा नो, हैं, ये महाराजा हैं, नहीं, उनका इसमें नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। नहीं। तो सर, कई बार जैसे इसीलिए कहा जाता, विद्वान सर्वत्र पूजे जाते थे। इसीलिए कहा जाता था, गांव में पुरानी कहावत है कि राजा की पूजा अपने देश में होती है, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। चाहे वो तक्षशिला के चाणक्य हों, या नालंदा के बुद्धिस्ट मॉन्क्स हों, या विक्रमशिला के हों, ये हर जगह इसीलिए उनकी इज्जत होती थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व था, और ये वॉलंटरी था, स्वतः था। जिसके पास पैशन है, इच्छा है,
कमिटमेंट है वो इसमें सम्मिलित होता है। जैसे सो पेडागॉजी में फिर तो कोई इंटरवेंशन था नहीं स्टेट का, जो आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्टेट पेडागॉजी को नियंत्रित करता है या स्टेट अपैरेटस जो है उसका हमें फुटप्रिंट देखने को मिलता है। सर, आप जब मेंशन कर रहे थे कि किस प्रकार विलेज में जो टैक्सेशन था या जो 10% बजट था वो जिन हेड्स के लिए उसको रखा जाता था, जैसे एजुकेशन के लिए रखा जाता था और आपने कहा वाटर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कि आज भी जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी हो या पंचायत हो, उसके भी अधिकतर फंक्शंस में यही आता है, जो उसकी भी तो काफ़ी एक कॉन्टिन्यूटी हम कह सकते हैं कि उस समय में भी जो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट, विलेज यूनिट है, जो ये सब इसका प्रबंधन देख रहा है, एजुकेशन का, हेल्थ का, वेस्ट का, आज भी वाटर मैनेजमेंट वगैरह ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ही देखती है। तो एक तरह से जो कंटिन्यूटी है जी वो उस मायने में ये है ज़रूर, क्योंकि ब्रिटिश ने 1763 के आसपास तक, यानी रफली मिड 18th सेंचुरी तक, 1857 के बाद भी उसको काफ़ी कुछ हद तक कंटिन्यू किया था। जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब कंपनी रन कर रही थी 1757 से, तो वो काफ़ी कुछ कंटिन्यू किया था, पिकअप किया था। और जब वो म्यूनिसिपैलिटी बनाए तो म्यूनिसिपैलिटी का जो रूल्स था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शहरों में, उनके किलों में जो उनके डिपो होते थे, वो लंदन म्यूनिसिपैलिटी के रूल होते थे। देखो कैसे वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है। मैं वो तुम्हें बता दूं नियति, कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके शिप पे, जहाज़ों पे, या जो उनके डिपो होते थे जिनको वो फोर्ट कहते थे, तो वहाँ पे जो उनके अपना स्टाफ होता था या जो रूल्स जिस तरीके से वो गवर्न करते थे, वो लंदन म्यूनिसिपैलिटी का रूल्स होता था। वहाँ से उन्होंने पिकअप करके उसको यहाँ पे लागू करना शुरू किया। जब उन्होंने सत्ता संभाली 1757 के बाद, तो उसी का धीरे धीरे शहरों के अंदर उन्होंने एक्सपेंशन किया। कुछ भारत के रूल्स उन्होंने सीखे, यहाँ के जो ग्रामीण या जो व्यवस्था थी, क्योंकि उनके लिए बहुत एलियन था। छोटा सा देश था ना इंग्लैंड, वो कहीं बंगाल प्रेसिडेंसी में कहीं खो जाता। यहाँ तो उन्हें अफगानिस्तान से मिल गया ना हिस्सा, वो ठीक है, बहुत ही विशाल टेरिटरी, बहुत विशाल टेरिटरी मिल गया उन्हें। अब अफगानिस्तान ठीक है, उन्होंने दो दफ़े कोशिश की टेक ओवर करने की, नहीं कर पाए। उनको ऑफिशियली 1914-1919 फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में उसको रिकॉग्नाइज किया एज ए सॉवरन कंट्री। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने उसको जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज ए सॉवरन स्टेट। कोशिश की थी। और रशिया के साथ भी जो ग्रेट गेम हाँ, था, हाँ, वो भी अफगानिस्तान हाँ, में ही उनका चल चल रहा था। तो उनकी जो सोच थी वो तो अपने कॉलोनियल माइंडसेट से खेल रहे थे ना, उस हिसाब से देख रहे थे। 1890 के दरमियान में आप देखेंगे कि एंग्लो अफगान वार्स हुए हैं, दो वार्स हुए हैं। कोशिश की थी टेक ओवर करने की, नहीं कर पाए, वो अलग बात है। वो तो उनका इंपीरियल एम्बिशन था। हाँ, कि किस प्रकार हम ब्रिटिश राज को और विकसित कर सकें और टेरिटरी अपने स्वे में कर सकें। डेफिनेटली। आपका एक बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है। आप चेयर हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। इसके पूर्व आप दिल्ली विश्वविद्यालय में DDU कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में प्रोफेसर थे और आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी सीनियर फेलो रहे हैं। आपके बहुत सारे पब्लिश्ड वर्क्स हैं, इंटरनेशनल हाउसेस हैं, सेज, पियर्सन, ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रियस जो पब्लिशर्स हैं, सबके साथ आपने काम किया है। तो आपकी ये यात्रा कैसे रही? आपको राजनीति विज्ञान में विशेष रुचि थी या आप शोध में विशेष आपका झुकाव था? हाँ नियति, ऐसे अगर वो पर्सनल ट्रेवल पे तो नहीं, बट एक चीज़ बता दूं कि मैं साइंस का विद्यार्थी था स्कूल में। मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ, सैनिक स्कूल तिलैया से हूँ। वहाँ साइंस हमारे समय में कंपलसरी होता था पढ़ना। एक ही था कि आप मैथमेटिक्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे, इस तरीके का साइकोलॉजी लेंगे। ये सब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, एक सब्जेक्ट के थे। तो हमने मैथमेटिक्स बायोलॉजी लिया था। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश तो भाषा एक थी। और साइंस का मैं खासकर मैथमेटिक्स से मुझे बड़ा डर लगता था। अच्छा, to be honest। तो भारत में जो काफ़ी बच्चों को ऐसा थोड़ा डर लगता है मैथमेटिक्स से, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नहीं लगना चाहिए, बट फिर भी बहुत अलग अलग वजह हो सकती है।
तो मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आया 12th करने के बाद, सीबीएसई से 12th करने के बाद, तो मुझे वहाँ पे स्कूल में जब था तो अखबार को मैं और उसके एडिटोरियल को बहुत सीरियसली पढ़ता था। पढ़ने के बाद फिर मैं उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता था। तो समहाउ वहाँ से एक दिलचस्पी मेरी पॉलिटिकल साइंस में शुरू हुई। शुरू में मुझे ये कंसेप्शन था पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि समथिंग वेरी क्लोज टू जर्नलिज्म, इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स। मेरे दिमाग में कहीं से ये नहीं था कि इसमें फ़िलॉसफी भी होती है, पॉलिटिकल थियरी भी होता है। जी सर। इसमें और भी इसके अलग अलग 5-6 डायमेंशंस होते हैं, वो मुझे नहीं पता था। मुझे केवल ये पता था कि कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिशियंस, पार्टी इलेक्शंस वगैरह, यही था। बट एज आई टुक एडमिशंस एंड द सिलेबस बिगैन टू अनफोल्ड बिफोर मी, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म पेपर होता था, पॉलिटिकल थियरी थी, एक पेपर केवल होता था इंडियन पॉलिटिक्स का। तो इस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया फर्स्ट ईयर में। तो दैट गेव मी द बूस्ट, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट का चॉइस मिला था पेपर का। तो मैं बहुत मेहनत करता था और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। उससे आगे फिर एमए कर लिया, अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए फिर। तो इस तरीके से एक एकेडमिक यात्रा शुरुआत हुई। और धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म के अंदर में दिलचस्पी शुरू हुई। जब कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म पेपर में दिलचस्पी शुरू हुई तो उसके बाद फिर मैंने प्री कॉलोनियल हिस्ट्री में जाना शुरू किया, क्योंकि आप सडनली कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं हो सकता। यू हैव टू गो बिफोर 1757 कि ऐसा क्या था भारत में कि इन लोगों ने आके जो आकर्षित हुए। हाँ, आकर्षित हुए। सो आई वेंट बिफोर द प्री कॉलोनियल। देन जो ब्रिटिश ने हमें पढ़ाया था, तो दिमाग में उसी तरीके से सिलेबस का हिस्सा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके के लेफ्ट हिस्टोरियोग्राफी ने हमें बताया था भारत के बारे में, विच वॉज ए सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही कि इट इज़ कॉलोनियल हिस्ट्री इन अनदर फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म। उसकी वजह ऐसे समझ लेनी थी कि कॉलोनियल हिस्ट्री के ऊपर में, खासकर इंडिया के ऊपर में जिस तरीके से जो मार्क्स ने लिखा था, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर्स, हिस्टोरियंस थे, इन लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग ए क्रिटिक ऑफ कार्ल मार्क्स राइटिंग, जो बाद में कुछ लोगों ने किया, खासकर डी कोसाम्बी ने क्रिटिक किया था कि भारत का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। भारत के इतिहास के बारे में कार्ल मार्क्स कह रहा है कि वेजिटेटिव, unchanging. These were some of the concepts that he had formulated. डी कोसाम्बी ने उसकी आलोचना जरूर की थी, बट वो आलोचना बहुत सीमित थी। Whereas the colonial construction of Indian history was thoroughly negative. According to the colonial historiography, there was nothing good in Indian civilization.